क्या ब्रीफ थी अनुराग कश्यप की उस रोल के लिए? When I started doing it, then Anurag just came to me and he said कि ये स्क्रिप्ट हटा दे, पागल है जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, फेंक दे इसको। अनुराग कश्यप शूट कर रहे हो और कोई कांड ना हो तो फिर तो कहीं पे भी शूट कर लिया तो पुलिस वाले ले गए। ये सब चलता रहता था। तो नवाज हो गए, पीयूष भाई हो गए, हाँ, पंकज हो गए, हाँ। ये भी बड़े मतलब किस्से बहुत बढ़िया सुनाते हैं ये लोग, एकदम माहौल में आ गए। लुटेरे पे बात करते हैं, फिर आगे इन सब पे बात करेंगे। जब मैं शूट कर रहा था उस टाइम पर मुझे पूरी तरह से अंदाजा था कि ये इसी तरह का निकल कर आएगा। अच्छा, रवीना टंडन के साथ काम करना कैसा रहा? शी इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट एंड वो संजीदगी के साथ आती हैं जब सेट पर आती हैं और काम करती हैं। अभी हाल फिलहाल में हॉटस्टार पे एक सीरीज स्ट्रीम हो रही है लुटेरे, और आपने अगर गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है तो उसमें आपको एक इखलाक का कैरेक्टर दिखा होगा। आपने अगर जाकिर खान वाला चाचा विधायक हैं हमारे देखा है तो उसमें एक कैरेक्टर है संतोष का जो जाकिर खान को बार बार समझाता रहता है। कोचिंग चलाते हैं वो, बहुत जुगाड़ू आदमी हैं और बहुत अच्छे मतलब उस शो में बहुत जुगाड़ू आदमी है। एक्टर बहुत अच्छे हैं, एफटीआईआई से पढ़े हुए हैं और राजकुमार राव, जयदीप पहलावत इन सब के बैचमेट्स हैं। तो उनसे खूब सारी कहानियाँ, खूब सारे किस्से, उनके काम के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं गौरव कुमार शर्मा। कैसे हैं सर आप? गौरव किरण शर्मा। गौरव किरण शर्मा, अच्छा। गौरव के शर्मा इसलिए मैं जानना चाह रहा था आपसे। अच्छा, किरण आपकी माँ का नाम है? तो किरण मेरी मदर का नाम है, मेरे फादर का नाम उमाकांत है। के साथ मुझे वैसे भी काफी मेरा एक है लेटर के साथ। बट द रियल स्टोरी इज दैट द नेम गौरव शर्मा बीइंग सो कॉमन, I had to come up with something to at least get my work credited to me because कई बार मेरा बहुत सारा काम एक और अभिनेता है गौरव शर्मा के नाम से, हाँ, हाँ, वो हाँ। कुछ गौरव के चलते उनको क्रेडिट हो जाता था। हाँ, हाँ, हाँ। So this the case is the fight to get my work credited to me in a way. Yeah. तो ये मतलब काफी नया फिनोमेना है ये मेरे लिए। अच्छा, आप लुटेरे पे बात करते हैं, फिर आगे इन सब पे बात करेंगे। बिल्कुल। लुटेरे जो है आपकी, क्या है ये और एक-एक एपिसोड क्यों आ रहा है? अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा तो आप कह रहे थे हमें भी इसकी सबसे ज़्यादा दुःख है, डिसअपॉइंटमेंट है कि एक-एक एपिसोड रिलीज़ कर रहे हैं, एक साथ नहीं रिलीज़ कर रहे हैं। अभी 2 एपिसोड आए हैं शायद ना? हाँ, अब 3 एपिसोड आ चुके हैं। 3 अभी हाँ, 3 आ कल चुके हैं। थर्सडे को चौथा आएगा। चौथा तो आएगा। मुझे भी ये जिस दिन शो रिलीज होने वाला था उससे पहले एक स्क्रीनिंग थी जिसके लिए हमें बुलाया गया था, कास्ट एंड क्रू के लिए। तो वहां पर मुझे ये बात पता चली कि ऑन द रिलीज ये 2 एपिसोड रिलीज कर रहे हैं और उसके बाद फिर हर गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन एक और नया एपिसोड आएगा। तो अब दिस इज देयर स्ट्रेटेजी फॉर व्हाटएवर रीजन। तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब जनरली आप वैसे भी हर चीज देखते हो और मुझे इस शो से काफी ज्यादा उम्मीद थी कि ये काफी इंटरेस्टिंग शो निकल कर आएगा। तो उस तरह से मतलब इट वाज अ न्यूज़ एंड अ डिसअपॉइंटिंग वन एट दैट। अभी तक तो जितने एपिसोड आए हैं मुझे देख के तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी आगे हाँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं यार ये उस तरह का काम था जब हम लोगों ने शूट भी किया तो मतलब एटलीस्ट फॉर मी जब मैं शूट कर रहा था उस टाइम पर मुझे पूरी तरह से अंदाजा था कि ये इसी तरह का निकल कर आएगा। ऑब्वियसली लाइक म्यूजिक और इस तरह की चीजों का आपको आइडिया नहीं था एंड म्यूजिक हैज रियली एडेड अ लॉट टू द होल शो, द नैरेटिव। बट उसके अलावा भी आई वाज प्रीटी श्योर कि इट बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। इफ नथिंग एल्स जो वहाँ के जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं वहाँ के, मार्शल है, मतलब इन लोगों के साथ काम करना और एक सेम सेटअप में इनके साथ एक कहानी का हिस्सा बनना ना, आप एक वाइब के तौर पर एज एन एक्टर आई कुड फील इट दैट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अच्छा, इसमें दीपक तिजोरी भी हैं। हाँ, उनसे बात होती है कि इतने सालों के बाद वो स्क्रीन पे लौट रहे हैं, मतलब और उन्होंने बहुत कम काम किया इस बीच में, एकदम गायब हो गए थे अब इधर। नहीं नहीं, वो है, मेरा उनके साथ कुछ ऐसा उनके साथ कुछ है नहीं। हाँ, हाँ। बट तो मैं पर कुछ कह नहीं आते-जाते पाऊंगा सेट पे बट कभी हो सकता है कुछ सीन हुआ हो, कुछ वैसा हुआ। पूरी टेनिस से हम लोगों का कुछ ऐसा कभी रहा है। अच्छा। कैसे इस रोल के लिए कैसे तैयारी की? क्या प्रोसेस होता है अगर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक एफटीआईआई से आने वाला एक जो पढ़ के ट्रेनिंग करके निकला हुआ एक एक्टर है, उसका क्या प्रोसेस होता है? उसके प्रोसेस में और दूसरे जो एक्टर्स होते हैं,
या जिनकी ट्रेनिंग वैसी नहीं होती, जैसे हम पंजाबी एक्टर्स को बहुत सारे देखते हैं, उनकी कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं नहीं होती है। जैसे दिलजीत ही हो गए या फिर जितने वो सिंगर से जो एक्टर में एकदम एक्टिंग करने लगते हैं, उनकी कुछ ख़ास ट्रेनिंग नहीं होती है। या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग वैसी ट्रेनिंग नहीं है जैसी आप लोग की फॉर्मल ट्रेनिंग है, एफटीआई वाले, एनएसडी वाले। तो एफटीआई से निकला हुआ एक एक्टर, ट्रेन्ड एक्टर, वो कैसे अप्रोच करता है बिलाल के रोल को? देखिए, एक तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक तरह का ज़रिया या ढाँचा नहीं है जिसको कर आप किसी भी रोल को अप्रोच कर सकते हैं। तो कुछ एक तैयारियाँ हैं जो एज़ अ नॉर्मल प्रोफेशनल यू कीप डूइंग व्हिच इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी पर्टिकुलर रोल। जब तक आपको वो रोल मिलता नहीं है तो उस उस दरमियान भी आप अपने आप पर कुछ इस तरह के काम करते रहते हैं जो आपको किसी भी आने वाले रोल के लिए तैयार करता है। और एक बार जब रोल आता है तो उसके मेरिट पर एंड इट हैज़ टू बी द स्क्रिप्ट। तो अगर बिलाल की बात करें तो वो जो निकल कर आया मेरे लिए बिलाल वो स्क्रिप्ट से ही निकल कर आया। और आप पूरी जब कहानी पढ़ते हैं तो आपको एक अंदाजा आता है कि ये जो आपका कैरेक्टर है ये इस कहानी में कहाँ पर जुड़ रहा है, इस कहानी में कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फॉर बिलाल जैसे मुझे लगा कि ये कहानी जहाँ पर सभी एक ग्रे शेड में है। मतलब एक तरह से कोई भी हीरोइक कैरेक्टर आपका जो एक कन्वेंशनल तौर पे हीरो कहा जाता है, उस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं है, सब ग्रे हैं, बुरे काम करते हैं। तो उसमें मुझे बिलाल इसलिए अच्छा लगा कि ये बहुत हद से ही बुरे काम करता है। और ये मतलब किसी की भी तरफ नहीं है मगर ये फिर भी बुरा आदमी नहीं है। दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर हिम, यू नो। This is how he sees life. So he's not necessarily a bad person, but it's just that because he's with no one, he ends up making these decisions और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की है कि वो आप उसको बुरा कहेंगे बट वन ऑन वन अगर आपको उसके साथ डील करना पड़े तो शायद आपको मतलब बुरा ना लगे उसके साथ समय बिताना। तो मेरे लिए बिलाल का हुक वो था कि वो किसी के साथ भी नहीं है मगर फिर भी वो सबके साथ है। एंड फिर फ्रॉम देयर ऑन यू नो यू आर प्लेइंग ऑफ योर को एक्टर्स। जिस तरह से विवेक वाज इंटरप्रेटिंग विक्रांत, तो एक वो रिलेशनशिप बनता जाता है। तो बिलाल का प्रोसेस ये था, किसी और शो का या किसी और फिल्म का शायद कुछ और। इकलाक का क्या था? इखलाक का तो ये था कि सर मैं बहुत ही ज्यादा आई वाज कंप्लीटली ब्लोन ऑफ जो मेरे साथ हो रहा था। क्योंकि इखलाक के लिए मैंने जब ऑडिशन किया था तो मुकेश ने जब मेरा ऑडिशन लिया था तो उन्होंने एक बहुत ही छोटे से कैरेक्टर के लिया लिया था जो कि फर्स्ट पार्ट में था, जिसमें मोहसिन खान होता है और वो बेसिकली जीप में आता है और वो एक लड़की को उठा लेता है। तो वो जो ऑडिशन मेरा हुआ था वो उतने से पार्ट के लिए हुआ था और वो पार्ट भी उतना ही था। बट फिर अनुराग ने वो ऑडिशन देखा और उनको मैं एक बार पहले मिला था, मैं जानता था उनको काइंड ऑफ हैंडेडली बिकॉज मैं रेडियो में पहले काम करता था और एक बार मेरे शो पर वो आए थे जब वो 5 रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से एक ऑफ हैंडेडली हम शायद जानते थे एक दूसरे को बट इतनी कोई बातचीत नहीं थी और उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा और उन्होंने फिर वो कहा कि सेकंड पार्ट में एक कैरेक्टर और है, वो भी तू कर ले, दोनों को बाप बेटा बना देंगे। तो इखलाक everything was happening as and when you know we were on the set. So it was like everything was just happening right there and then. किसी भी चीज के लिए मैं तैयार नहीं था। क्या ब्रीफ थी अनुराग कश्यप की उस रोल के लिए? इखलाक के लिए हाँ। इखलाक के लिए कोई ब्रीफ नहीं थी यार, पहले तो यही था कि भाई एक सेकंड पार्ट में एक और कैरेक्टर है इखलाक खान, तू वो भी कर ले, इसको दोनों को बाप बेटा बना देंगे। पहला ब्रीफ ये था। उसके बाद मैं बनारस में शूट किया कुछ 1-2 दिन और उसके बाद फिर मैं आई केम बैक टू बॉम्बे। फिर एक बार कुछ कॉल आया कि अनुराग सर कह रहे हैं कि कुछ और सीन उन्होंने लिखे हैं तो वापस आ जाइए। तो देन आई वेंट बैक अगेन। तो फिर एक सीन था जिसमें वो बेसिकली इखलाक जो है वो फैजल को बैठ के समझाता है कि ये लोहा जो बेचा जाता है वो किस तरह से बिकता है, ये पूरा एक सीन। मैं पहुंचा और मुझे वो सीन दिया कि ये सीन है, पढ़ और कर। When I started doing it, then Anurag just came to me and he said कि ये स्क्रिप्ट हटा दे, पागल है जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, फेंक दे इसको। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि बेसिकली होता कैसे है और बोला कि अब खुद जाके कर। तो all that, the whole scene, the whole dialogue that I say in that whole portion, it is something that I'm saying on my own, मतलब so to speak कि सिचुएशन को समझ के वो बात मैं उस वक्त एक फैजल को समझा रहा हूँ। तो आई मीन इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस है। एक तो मैं अनुराग के साथ काम कर रहा था
फिर वो फ़िल्म भी जब बन रही थी तो आपको एक अंदाज़ा था कि कुछ अलग ही बन रहा है। और मेरी पहली फ़िल्म थी, मैं उस वक़्त आया था बॉम्बे। उससे पहले शायद मैं पाउडर करके एक शो था जो हाँ, हाँ। वाया पे, उसमें मैंने किया था, दैट वाज़ माय फर्स्ट शो। So it was very exciting and yeah, so it was quite a learning experience in that sense. उस समय कैसे थे ये मतलब ऐसा कहते हैं पीयूष मिश्रा कहते हैं या कई और लोग कहते हैं, अभिमन्यु सिंह भी कहते हैं, जिनके साथ आपने इसमें भी हैं आप, शो में हैं, चाचा विधायक में। तो वो कहते हैं, उनका एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अनुराग कश्यप शूट कर रहे हों और कोई कांड ना हो तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता है। कोई पीयूष मिश्रा कह रहे थे कोई जेल ना जाए, तो कुछ ऐसा था कुछ उस समय, उस वक़्त जब आप शूट कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा सुनने में आया हो? और बड़ी ब गैंग्स के उनके टाइम बड़ा एक एक बहुत पैंडेमोनियम क्रिएट कर देते हैं वो पूरे सेट पे। वो कहते हैं मुझे बहुत ऑर्गेनाइज़्ड चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा मतलब वो एक देखने का एक तरीका है और मतलब चीज़ शायद वही है जो आप कह रहे हैं बट वो किस नज़रिए से देखा जाता है उसका फ़र्क है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग जो है वो काफ़ी चीज़ें ऑन द गो करते हैं और राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आई एम श्योर ही हैज़ अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडिट एज़ वेल। गैंग्स के टाइम पे जो एक अतरंगी लोगों का जो वो कुनबा बना था ना साथ में, उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिकली भी हो रही थी एंड आई थिंक ही वाज़ डायरेक्टिंग ऑन द गो एज़ वेल। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑन द गो कर रहे थे और मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ क्योंकि मेरा तो पूरा कैरेक्टर उसी तरह से बना था उस फ़िल्म में। क्योंकि कहीं पे वो फ़िल्म में वो कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं है। वो ऑन द गो वो कैरेक्टर वो बनता ही चला गया। तो जिन लोगों को फ़िल्म बहुत याद है, उनको कैरेक्टर वो बहुत याद रहता है बट बहुत कम लोग हैं जिनको इखलाक अगर आप बोले तो उस तरह से याद रहेगा। But it is his affection and love towards the characters that he's telling the story through. इखलाक is an example of that. जैसे जिनको फ़िल्म पसंद है उनको इखलाक याद रहता है क्योंकि उन्होंने जो किया है इखलाक के साथ वो उनको पसंद है उस कहानी में कहीं इखलाक का योगदान। तो वो इस तरह से डायरेक्ट करते हैं। और गैंग्स के टाइम पे यार फंड्स एंड रिसोर्सेज वर वेरी लेस फॉर व्हाट ही वाज मेकिंग। तो आई थिंक इस चक्कर में भी बहुत कहीं पे भी शूट कर लिया तो पुलिस वाले ले गए। ये सब चलता रहता था। मतलब उन्होंने जो बाजार में शूट किए चेस सीक्वेंसेस वो उन्होंने बिल्कुल रैंडमली ऐसे ही शूट किए हैं यार। उन्हीं होटल्स में हम लोग रह रहे थे, गदौलिया का एरिया है वो, वहीं पे हम लोग रह रहे थे और वहीं पे ऐसा ये गुरिल्ला शूट हो रहा था। तो इसलिए कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई ना कोई कहीं ना कहीं ले जाता था कुछ ना अच्छा, कुछ तो देर के आप लिए। जब थे सेट पे तब भी ऐसी कोई घटना हुई थी कि कोई। मुझे गदौलिया का मालूम है क्योंकि उसी होटल में हम लोग रह भी रहे थे। कोई फैंसी होटल में कोई नहीं रह रहा था, सब उन्हीं होटल्स में रह रहे थे। हाँ, हाँ, तो हाँ। वहां पर वो चेस सीक्वेंस के टाइम पे किसी को तो पता नहीं था और वो इतना क्राउडेड एरिया है, कहीं कोई कैमरा लेकर चढ़ गया है और एक्टर्स भाग रहे हैं बिल्कुल, किसी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो ये सब तो मेरे सामने हुआ था काफी। गजब। वो जो वो राजकुमार राव भाग रहे हैं जो, है ना, वो वाला सीन जो है। वो अ, सब ऐसे ही हो रहा था, बोल देते हैं भागो तो सब भागने लग जाते हैं वैसा वाला। अच्छा, उस समय नए-नए निकल के आए थे सब, तो एक जोश भी था, पहली फ़िल्म थी, ये था जो भी करना है कर दो तुरंत, डायरेक्टर हाँ, जो कह रहा है। मेरी तो पहली फ़िल्म थी, मतलब उससे पहले मैंने कुछ-कुछ 1-2 फ़िल्में की बट जैसे किसी में रण करके एक फ़िल्म आई थी, उसमें एक न्यूज़ रीडर बन गए थे। अच्छा। उस तरह का 1-1 2-2 दिन का कुछ-कुछ किया बट र प्रॉपर रण, फ़िल्म ये रण वाली, ये इनकी अमिताभ बच्चन वाली रण? तो राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट की थी। हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें वो हैं राजपाल यादव भी हैं शायद रण में, जहाँ मैंने तक फ़िल्म मुझे। देखी नहीं है बट मुझे अब अच्छा, ऐसे शायद वेगली शायद याद मुझे याद आ रहा है जो अभी जो आपने तो रण का उसमें नाम लिया। कुछ था एक न्यूज़ रिपोर्टर का उस तरह से। हाँ, 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 हाँ। हाँ इंटरेस्टिंग था यार और बहुत अच्छा, इट वाज नवाज़ एक्साइटिंग। कैसे थे? नवाज़ कैसे थे उस समय? क्योंकि आज उन पे बहुत सारे लोग ऐसा मतलब जो बाहर से सुनने में आता है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वैसे स्टार लाइक बिहेवियर हो गया है उनका। उस नहीं समय नहीं यार, कैसे थे? नवाज बहुत मजेदार थे यार। नवाज बड़े अच्छे किस्से सुनाते थे वो और कुछ उनका स्टार लाइक बिहेवियर उस टाइम पे भी नहीं था और मैं तो उनसे कभी कभी बीच में एक बार मैं मिला था तो अभी भी नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट दैट ही हैज अ लॉट ऑन हिज प्लेट टू डील विद बट वो वैसे ही है, मजेदार है। मैं उस टाइम पे भी मैं बता रहा हूँ ना, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत फैंसी होटल में रह रहा था
कास्ट हाँ क्रू सब लोग गदौलिया के जो होटल्स है तो वहीं पे रह रहे थे वो। तो मजेदार था नवाज भाई के, काफी मजेदार किस्से होते थे। सब किस्से वाले बहुत लोग थे, क्या नवाज क्या हो गए, किस्से थे, क्या क्या सुनाते थे किस्से? कुछ ना कुछ किस्से सुनाते रहते थे ये अच्छा। लोग। हाँ वैसे तो नवाज हो गए, पीयूष भाई हो गए, हाँ पंकज हो गए, हाँ हाँ। ये भी बड़े मतलब किस्से बहुत बढ़िया सुनाते हैं ये लोग, एकदम माहौल बना देते हैं। अच्छा, एक एक्टर के लिए ट्रेनिंग कितनी ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? जैसे कि ट्रेंड होके ही आना चाहिए फ़िल्मों में, आपका क्या मानना है इस पे? ओम पुरी का मैं शायद कोई एक इंटरव्यू सुन रहा था, या अभी उनके हाल-फिलहाल में कोई एक रील वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्टर को ट्रेनिंग करके ही आना चाहिए, उसके वो फ़ायदे गिना रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि प्रोसेस में भी, मतलब वो तो सीखता ही रहता है, हमेशा आदमी सीखता रहता है कुछ ना कुछ। आपने अभी बिलाल का रोल किया होगा तो कुछ नया सीखा होगा, इससे पहले कोई और फ़िल्म की होगी, उसमें कुछ अलग, स्कैम में कुछ अलग सीखा होगा, स्कूप में कुछ अलग सीखा होगा। तो आपके लिए ये आपका इस पे क्या टेक है? क्या एक्टर को प्रॉपर ट्रेनिंग करके ही आना चाहिए एक्टिंग फ़ील्ड में, या फिर धीरे-धीरे करते-करते? नहीं मतलब वो ट्रेनिंग क्या है, और देखिए आज की डेट में तो क्या है कि आप बहुत जल्दी इन योर लाइफ यू कैन डिसाइड टू बिकम एन एक्टर एंड यू कैन परस्यू इट एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, मगर वो ट्रेनिंग एग्ज़ैक्टली क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, मतलब आपने कॉलेज में लिटरेचर पढ़ा है या स्कूल में लिटरेचर पढ़ा है, या आपको उस तरह का इंटरेस्ट है, आप लिखते हैं, मतलब कुछ एक तरह का रुझान आई थिंक सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है। एक जेन्युइन रुझान टुवर्ड्स some kind of a creative expression to pursue a creative life। और सीखना तो जरूरी है ही, मगर जैसा कि आपने कहा कि वो सीखना जो है वो तो एक निरंतर, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, वो तो चलता ही रहता है और वो सीखना तो चलता ही रहेगा। तो सीखना जरूरी है, मगर इससे पहले कि आप ये डिसीजन लें कि आप ये लाइफ में करना चाहते हैं, ये समझ पाना कि आपका इस तरफ रुझान है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब इट इज एफटीआई नॉट, सॉरी, एफटीआई एफटीआई कैसे पहुंचे थे आप? क्योंकि कोर्स बंद हो गया था शायद, आप पहले, पहला बैच था आपका 2004 का जब आप लोग पहुंचे? सेकंड बैच था मेरा। कौन सा? सेकंड 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 बैच था। अच्छा, जब दोबारा शुरू हुआ उसके बाद सेकंड बैच था आप लोग का? के बाद सेकंड बैच था मेरा। तो मैं बेसिकली दिल्ली में, मैंने कॉलेज में थिएटर करना शुरू किया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो मैंने कॉलेज में थिएटर शुरू किया था और उसके बाद फिर मैं रेडियो में काम करने लगा था। रेड एफएम दिल्ली में मैं 2001 से 2005 तक दोपहर का एक शो होता था, टोटल टाइम पास, तो वो शो मैं होस्ट करता था। बट आई वाज डूइंग थिएटर एट दैट पॉइंट इन टाइम आल्सो। और मैंने जब रेडियो शुरू किया था तो रेडियो इनिशियली वाज सपोज्ड टू बी, मतलब रेड एफएम पूरी तरह से अंग्रेजी रेडियो स्टेशन होना था। इनफैक्ट बॉम्बे में वो लॉन्च भी हुआ तो वो इंग्लिश ही था, मगर वो ऐसे करते करते रेडियो से मैं थोड़ा बोर हो गया और मैं थिएटर कंटिन्यू कर ही रहा था। और मैंने डिसाइड किया कि मुझे थिएटर करना, जो मुझे एक्टिंग ही करनी है। तब मुझे एफटीआई के बारे में पता चला, तो वही रिटन एग्जाम दिया और फिर वो क्लियर हो गया। तो उस मतलब तरह से इतना मैं, आसान तो नहीं होता है एफटीआई के, रिटन एग्जाम दिया क्लियर हो गया। मैंने भी दिया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। किस चीज के लिए दिया था आपने? मैंने डायरेक्शन के लिए दिया था। डायरेक्शन के लिए दिया था। हाँ। मुझे पता नहीं है डायरेक्शन का कितना मुश्किल था, बट हो गया, मतलब हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ। आई वाज लकी आई गेस। मुझे ये अच्छा। याद है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस तरह के दो प्रकार के कुछ पेपर थे, तो मैं मतलब 10वीं के बाद बहुत अच्छा छात्र बन गया क्योंकि मैंने आर्ट्स ले लिया और मैं शुरू से आर्ट्स ही लेना चाहता था। जब तक ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और ये सब था मैं बड़ा बुरा स्टूडेंट। तो वो सब्जेक्टिव पेपर जो था उसकी वजह से शायद मैं पास हो गया, क्योंकि आई वाज वेरी एक्सप्रेसिव इन व्हाट आई वाज राइटिंग। और उससे पहले भी मैंने इंग्लिश ऑनर्स वगैरह किया था, तो एक बार मेरा रिटन, मैं क्योंकि रिटन को लेकर काफी परेशान था, रिटर्न हो गया और उसके बाद तो फिर आई वाज वेरी क्लियर कि हो ही जाएगा। इंटरव्यू, ओरिएंटेशन, ये सब। कैसा था वहाँ एफटीआई में जब गए? वो एक अलग दुनिया थी बाहर, यहाँ तो थिएटर करते थे, वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कोई काम नहीं, सिर्फ एक्टिंग ही एक्टिंग, मजे ही मजे। फिल्में, एक्टिंग ही एक्टिंग, प्लैनेट एफटीआई हाँ। हम लोग कहते थे उसको, क्योंकि वो अच्छा। अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड ही अपने आप में है। तो कुछ बहुत ही बेहद जरूरी चीजें जो कि एक स्टूडेंट लाइफ पर चाहिए होती हैं, जो कि एक
एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, उसके लिए बाहर जाते थे हम लोग। और बाकी हम बिल्कुल सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही रहते थे, जितने टाइम हम वहाँ पर थे। इट वाज़ अ वंडरफुल प्लेस यार, बहुत बढ़िया जगह थी। और आई थिंक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही सुंदर समय जो है वो वहाँ पर बिताया गया। सुबह स्क्रीनिंग्स होती थी, शाम को स्क्रीनिंग्स होती थी। एक माहौल, एक 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 माहौल जो है उस जगह का वो बहुत ही इन्फेक्शियस है, और उस जगह ने बहुत इंस्पायर किया उस तरह से। उसके अलावा मेरा जो फंडा था एफटीआई जाने का वो सिर्फ ये था कि मैं अगर बॉम्बे जाऊंगा तो जो चीज शायद मैं एक सेट पर पहले तो एक सेट पर मेरे लिए पहुंचना मुश्किल है, किस तरह से पहुंचूं, किस कैपेसिटी में पहुंचूं, और फिर वहां पर जो मैं समय बिताकर जितने समय में सीखूंगा एक एक उस इकोसिस्टम के बारे में, वो इफ आई गो टू इंस्टीट्यूट लाइक एफटीआई सो आई बी एबल टू लर्न देयर बेटर, व्हिच इज व्हाट रियली हेल्प्ड मी। जैसे वो जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हुए, मतलब वो स्केल सिर्फ छोटा है, बट जो वहां पर चीजें होने का तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जो कि एक इंडस्ट्री में होता है। तो उस अच्छा, तरह से वो सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जब मिलते हैं अपने साथियों से वहाँ के, जैसे जयदीप अहलावत हो गए या राजकुमार राव हो गए या सनी हिंदुजा, संदीप भैया को, संदीप भैया के नाम से जिनको आप लोग जानते हैं, तो उन लोगों से क्या बातें होती हैं? उस दौर की बातें होती होंगी और इस दौर की भी, जब आप एक दूसरे को लेके आप क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को कि भाई तुम्हारा वो काम देखा था यार, उसमें ये ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, या वैसी बैठकें नहीं हो पाती हैं इस मुंबई नहीं और नहीं, इस लाइफ बिल्कुल की भाग दौड़ में? बिल्कुल बैठ के होती हैं। इनफैक्ट जयदीप विजय ने तो आई थिंक किसी शो पर वो एक हम लोगों का ग्रुप है मजबूत एक्टर्स जो व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बारे में भी दे स्पोक क्वाइट अ बिट अबाउट इट। तो ऐसा नहीं है, बैठ के होती हैं। वो उतनी ज्यादा ऑफन नहीं हो पाती हैं, बट कुछ ओकेजन है, जैसे होली पे हम लोग मिलते ही मिलते हैं, अच्छा, या अच्छा। पाँच अभी दस मिनट अभी मिलेंगे। अभी होली गई, मिले आप लोग? हाँ, अभी मिले ना हम लोग होली पे, तो होली पे हम लोगों का मिलना ही सबका नहीं होता, बट बहुत से लोग हम में से जो हैं वो जो बॉम्बे में है खास तौर पर, वो तो अमूमन मिलते ही रहते हैं या किसी के घर पे। तो मिलना भी होता है, और काम ऑब्वियसली अप्रिशिएट भी बहुत किया जाता है, और क्रिटिसाइज शायद ग्रुप में ना किया जाए, बट वन ऑन वन लोगों की इक्वेशंस एक दूसरे के साथ इस तरह से है कि एक पर्सनल स्पेस में एक दूसरे को बोल पाते हैं, और बोल पाने से ज्यादा एक दूसरे से अपने काम के बारे में जान भी पाते हैं। लाइक फॉर मी व्हाट आई डू विद बिलाल, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि मेरे साथ के जो लोग हैं उनको क्या लगता है, बिकॉज हम लोग एक दूसरे को एक समय से देखते हैं हुए आए हैं। तो इट्स और वेरी उन वो इंटरेस्टिंग टू। जब कुछ बताते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन, तो बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि वो एकदम वैसी फीलिंग है कि साथ में रहे, कुछ हुआ। सबसे ज्यादा बुरा तभी लगता है जब वो लोग बताते हैं। तो आई थिंक गेम पूरा वही है कि वी आर सो क्लोज एंड वी बीन टुगेदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो आपको लगता है कि यार ये अभी भी साला मेरे काम से खुश नहीं है यार, अभी भी कोई इसने कमी पकड़ ली, तो इट्स ऑल इन दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, सो इट्स ऑल गुड, इट्स नाइस। अच्छा, रवीना टंडन के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा था यार। देखा होगा 90s में वैसे उनके। कल मैं ऐसा बड़े मियां छोटे मियां देख रहा था ऐसे ही, तो उनको मैं जी उसमें देख रहा था, और अभी आपने कर्मा कॉलिंग में उनके साथ काम किया, आपने भी देखा होगा 90s में उनको खूब देखा होगा, और उसके बाद अभी वो एक तरह से आरण्यक के बाद वो उन्होंने वापसी की है। तो उनसे उनके कैसी हैं वो? उस समय तो वो स्टार थी, उतनी तैयार नहीं थी, वो खुद कहती हैं हम लोग आ जाते थे ऐसे ही एक्टिंग करने। अभी उनकी तैयारी कैसी दिखती है? मुझे लगता है उनका बड़प्पन है अगर वो ऐसा कहती हैं, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि उस समय के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी वो काफी तैयार थी, और अभी जिस तरह का रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी हम शी इज पुटिंग अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड है। क्योंकि उस तरह के शो में अगर आप देखें तो शी इज द हाई पॉइंट ऑफ द शो, इफ यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ दैट शो इज बीइंग मेड और किस तरह से शो वो पिच किया जा रहा है। तो एक तरह से वही है जो उसका भार लेकर चल रही हैं। तो आई थिंक शी इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, एंड वो संजीदगी के साथ आती हैं जब सेट पर आती हैं और काम करती हैं। अच्छा, थैंक यू गौरव। अभी मुझे इशारा हो रहा है कि एक हम लोग का लाइव शो है, तो क्लोज़ हाँ करना प्लीज पड़ेगा। प्लीज। हाँ, हाँ, क्लोज़ करना पड़ेगा, पर मैं और लंबी बातचीत चाहता हूँ। किसी दिन आप स्टूडियो में आएँ तो हम आपसे बिल्कुल खूब सारी। आपने लुटेरे देखा, किसने देखा है? मैंने एक एपिसोड देखा है, पहला दो देखा तो है। उन्होंने
इसलिए आपने देखिए ना, अच्छा है, मजा हाँ, नहीं आएगा। बिल्कुल इसीलिए मैंने बोला मैंने अभी तक 1 देखा है, इसलिए मुझे 2 याद थे। आपने बोला ना कि 3 आ गए हैं, इसलिए मुझे 2 याद थे। मैंने 1 देखा है अभी। हाँ, हाँ, नहीं, अब but देख I'm just not plugging it like that only, but it's a really like an interesting show to watch, yeah. That's it. हाँ, बिल्कुल। तो जाइए लुटेरा स्ट्रीम हो रहा है हॉटस्टार पे, तुरंत-तुरंत जाके देख डालिए सब लोग और फीडबैक दीजिए। गौरव जी को टैग करिए। इंस्टाग्राम पे हैं वो, सब जगह सोशल मीडिया पे हैं, खूब टैग करिए, उनको खूब बधाइयाँ दीजिए, उनको बताइए वो क्या सुधार कर सकते हैं, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल, उनसे इतना बुरा नहीं लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे टीवी 9 डिजिटल और मैं था अनुभव। शुक्रिया।